नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, अब इसको देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है क्या क्या है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद किसमें है? 53 में है। किसमें है? अनुच्छेद 53 में। इसको आप ध्यान रखिएगा। और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और यहाँ व्यवस्था कौन सी है? संसदीय है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है। इसको आप ध्यान रखिएगा, या मुखिया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 52 में, तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन 52। तो इस टाइप से याद रख लीजिएगा, भवन और 52, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद आपको याद आ जाएगा 52। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 में है। किसमें है? तो आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि पद का सृजन किसमें? 52 में। और पद की योग्यता क्या क्या है? 58 में। अच्छा, देखिए इनकी क्या क्या होना चाहिए। तो भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुके हों, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने वह योग्य हों, और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किए हुए हों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 4 पॉइंट है, चारों महत्वपूर्ण है। पहला, भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब वो किसी नौकरी में ना हो, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, यह कौन सा है? अनुच्छेद 54 है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि इनके निर्वाचन की प्रणाली किससे होगी? अनुच्छेद 54 से होगी। अब इसमें देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं इनके निर्वाचन में भाग लेंगे। किसके? राष्ट्रपति के। अब इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। किसका? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। देखिए, अब इनको भी जोड़ लिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य और प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। मतलब कि जिस व्यक्ति को बनाया जा रहा है, कम से कम 100 आदमी उसके पक्ष में होना चाहिए। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पर निर्वाचित हो सकता है। ऐसे अमेरिका में 2 बार ही है, लेकिन अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 55 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति के द्वारा होगा। ये महत्वपूर्ण है, इसको किसी दिन एक एक टॉपिक पे इस पे व्याख्या होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन अवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवादों का निपटारा है, यह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। तो ये देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन भले ही अवैध हो गया है, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो अवैध नहीं होंगे। अब देखिए, इसमें अनुच्छेद 56 में क्या कहता है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर नहीं लेता। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, तो याद रखिएगा कि कई बार यहाँ पे स्टेटमेंट में प्रश्न आता है कि चुनाव की तिथि से या पद ग्रहण। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पद ग्रहण, जब वह पद ग्रहण करेगा उस तिथि से वह 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण किए रहेगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिए, कई बार स्टेटमेंट में आया हुआ है। कई बार ऐसा नहीं कि चुनाव की प्रक्रिया जिस दिन समाप्त हुई उसी दिन से जोड़ा, नहीं, उस दिन से जिस दिन वह पद धारण करेगा उससे लेकर 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अब देखिए, अनुच्छेद 77 में क्या है? इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई
कही जाएगी। मतलब सारा चीज क्या होता है, उसका मुखिया कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। और 73 में क्या है, 73 77 3 में देखो 77 एक था, इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। और अनुच्छेद 77 3 में क्या है, इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद अपना छोड़ सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। तो अब यहाँ कई बार प्रश्न उठता है राष्ट्रपति किसको देता है, तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा और इसकी सूचना कहाँ दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। फिर दूसरा होता है कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने, जो अनुच्छेद 61 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 1 में उल्लिखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा। अब कौन कौन से कारण हुए जिस पे लगाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन संसद के किसी भी सदन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि निचली सदन या उच्च सदन, कहीं भी चलाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक ही राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित करने का पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति महाभियोग लेगा, उसमें 2/3 बहुमत चाहिए। कितना चाहिए बहुमत, 2/3 बहुमत चाहिए। तब राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा, पद त्याग करना होगा। और अभी तक महाभियोग से किसी भी राष्ट्रपति को अपने देश में नहीं हटाया गया है, तो भी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। कितना, 6 महीने के अंदर। अब अनुच्छेद 62 1 में क्या है, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष समाप्ति से हुई तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि क्या हो जाता है, उसके पहले ही कर लिया जाता है। अनुच्छेद 56 1 ग में क्या है कि यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। ऐसी दशा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। देखिए इसमें यह बता रहा है कि चुनाव हो गया लेकिन दूसरा राष्ट्रपति अब तक बन नहीं पाया या किसी कारणों से चुनाव लेट हो गया, तो जो राष्ट्रपति है वही चलता रहेगा अपने कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी। ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति को पद दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में क्या क्या है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन का उपवहन करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से राष्ट्र संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय तक उपलब्ध हो राष्ट्रपति कृत्यों को संपादित करेगा। तो देखिए जैसे दोनों ही नहीं है तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। अब देखिए वेतन भत्ता, राष्ट्रपति का मासिक वेतन, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन यहाँ जो 1.5 लाख है इसको 5 लाख कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति का वेतन जो आयकर मुक्त होता है ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार कमी नहीं की जा सकती है। और राष्ट्रपति के लिए 9 लाख जो वार्षिक पेंशन है करीब है 30 लाख तक है। कितना है, 30 लाख तक। इसका लेटेस्ट देख लीजिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या है, तो ये देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है।
राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? पहला हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, वन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक, भारत के राजदूत और अनुसूचित जाति के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों। तो इसमें देखिए आपको पता चल जाएगा कि जो भी मुख्य मुख्य पद है उसका सभी जो हेड होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। इस प्रकार से इसको आप सब कोड बना करके याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब इनके पास विधायी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो देखिए, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति, और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अब देखिए, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति क्या क्या है? तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन संबंधी विधेयक में इनसे पूर्व सहमति लेनी पड़ती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, याद रखिए कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक है? तो 110। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117 का 3, यह भी खर्च करना है तो वह राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे कराधान जिसमें राज्य के हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक है, इसके लेना पड़ेगा। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, समागम और निर्बंधन लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304 के तहत इसका परमिशन लेना पड़ेगा। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108। तो कई बार यही पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल तहत बुलाया जाता है? तो यह 108। किसके तहत? 108। तो याद रखिएगा, धन विधेयक 110 और संयुक्त अधिवेशन 108। कई बार है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। किसकी की जाएगी? राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद कितना है? 113। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113। तो इसमें देखिए आप सब दो जरूर याद रखिएगा, एक तो 108 जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और 110 जो धन विधेयक का है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। अब आगे आप देखिए कि संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, अनुच्छेद 331। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य नामांकित कर सकता है, और शायद यह अब हट गया है। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 331 जो है, इसके बारे में देखिए कि जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीट को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है कि 104वें में यह समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 83 में क्या है? इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो संसद के स्थगन समय, अनुच्छेद 1, 2, 3 याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि संसद के स्थगन समय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? तो देखिए बहुत सिंपल है, 1, 2, 3 आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इस प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तो राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। इसके बाद देखिए, सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा होता है, विधि द्वारा नियमित होता है। अब देखिए, राजनीतिक शक्ति में राष्ट्रपति क्या है?
दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन देता है। जो अपने यहाँ से दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश जो हमारे आते हैं, सब कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बार बार बनता है, क्षमादान की शक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने और उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। तो देखो इसको कैसे याद करोगे? 72 72 72 72, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 72 72। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति कुछ बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, तो इसमें क्या है? क्षमा का है, जिसमें यह प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की। देखिए क्षमादान की शक्ति 72 72 इसमें इनका क्षमा का है। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है कि क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है, दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। परिहार में प्रकृति में परिवर्तन किया भी ने, जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास था उसको 1 वर्ष कर दिया गया। प्रविलंबन में विशेषकर मृत्यु दंड पे रोक लगाना। तो ये सब इंपॉर्टेंट के पॉइंट है, इसको जरूर आपसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इसमें क्या क्या है? तो आपातकाल से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत है। तो इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि अनुच्छेद 352 में युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, या अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह। तो देखिए अब तक जो है वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ, अब तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। 143 उच्चतम राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न में उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानने के बाध्य नहीं होता। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने का राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन नियम, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। तो ये देखिए कुछ पॉइंट है इसके जहां से आपको देखना है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों आपसे इसको लाइक जरूर करिए, चैनल अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें आपके पास मिल जाए। और आप सब कमेंट लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप सब अपना इसमें एक जोश दिखाइए, जिससे हम भी आपके साथ लगातार बने रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।